Good morning, everyone. So, friends, we will have 2 to 3 sessions today, and in this 2 to 3 sessions, we are going to cover up the major part of your syllabus because ये जो part हमें मिला है बहुत अच्छा हुआ connectedly मिला है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट ये तीनों बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो जो तुम अभी पढ़ोगे उसी को अभी रिलेट करोगे तो और बेटर समझेगा तुम्हें। ठीक है, तो विद दैट एक्सपेक्टेशन लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। आपके रिवीजन मटेरियल के पीछे जो एमसीक्यूज दिए वो एमसीक्यूज का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 आपने सॉल्व किया रहेगा। तो 3 और 5 के पहले एमसीक्यूज डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते। फोर्थ का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था हमारा, याद है ना आपको? यस। और फास्ट ट्रैक पॉइंट्स नंबर 100 कहाँ तक पढ़ा आपने? 40 140 टू 202 ना, 204। यस, 140 से 204 तक आपने पढ़ा है। आई होप सब लोगों ने पढ़ा है पॉइंट वाइज हर चीज। ओके ठीक है, आज के फास्ट ट्रैक पॉइंट्स मैं आपको आज के लेक्चर्स के एंड में दूंगा। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर रिवीजन नोट्स, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या लिखा है? Dash of a commodity is the additional utility derived by consumer by consuming one more unit of that commodity. क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे समझे आपको मार्जिनल यूटिलिटी? दो शब्द से, पहला होना चाहिए एडिशनल और दूसरा होना चाहिए वन मोर। हर एक अगले यूनिट से मिलने वाले यूटिलिटी को आप क्या बोलते हो? मार्जिनल यूटिलिटी। बिकॉज दोस्तों आप सबने मेरे साथ फॉर्मूला क्या देखा था? एम यू ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टी ऑफ nth यूनिट माइनस टी यू ऑफ n माइनस 1। इसका मतलब एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी आर 300 and 450 respectively at equilibrium. The price of product B is rupees 60. What is the price for product A? बोलो ऑनेस्टली, किसको नहीं जमा ये आंसर, ये क्वेश्चन नहीं जमा? आपको भी नहीं जमा? सॉल्व भी नहीं किया? पीछे नहीं जमा? एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द कंडीशन? इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या होती है? एम यू ऑफ एक्स के जगह में ए बोल दूंगा डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू, बोलिए, एम यू ऑफ बी अपॉन प्राइस ऑफ बी। होता है कि नहीं इक्विलिब्रियम पे? बिकॉज इक्विलिब्रियम पे आपका बजट लाइन इज टेंजेंट टू योर आईसी कर्व। याद आया? तो उस लॉजिक से यहाँ पर आपके पास एम यू ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 300। एम यू ऑफ बी कितना दिया है? 450 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी कितना बोला है? 60। तो प्राइस ऑफ ए कितना रहेगा? एक्स ले लेके सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। 300 इंटू 60 कितना होता है? 18,000। 18,000 इज इक्वल टू 450x। therefore x is equal to 18,000 divided by 450 and that comes to कितना रुपए? 40 रुपीज। आया क्या समझ में? इजी है क्या? यस। लिख लो उधर, सॉल्यूशन लिख लो, हर चीज लिखो उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले आगे। सबने लिखा क्या? थर्ड क्वेश्चन, dash shows the various combination of two products that gives the same amount of satisfaction. Combination of two products giving you same satisfaction, क्या बोलते हैं उसको? अरे बोलो। इंडिफरेंस कर्व, बिकॉज इट शोज यू ए बी सी डी अलग अलग कॉम्बिनेशन जिसमें तुम एक को बढ़ा रहे हो और दूसरे को कम कर रहे हो क्वांटिटी वाइज, और ऑटोमेटिकली तुम क्या सोचकर बढ़ाकर कम कर रहे हो कि तुम्हारा सेटिस्फेक्शन जितना पहले कॉम्बिनेशन में था उतना ही तुम्हारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में भी मिलना चाहिए।
इसलिए तो उसका नाम क्या है, इंडिफरेंस कर्व, बिकॉज एज अ कंज्यूमर यू आर इंडिफरेंट बिटवीन कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई। इंडिफरेंट मतलब कोई फर्क नहीं गिरता आपको कॉम्बिनेशन ए दूं या बी दूं या सी दूं या डी दूं, तो इसका मतलब ये होता है इंडिफरेंस कर्व। When law of diminishing marginal returns sets in, क्या होता है, मार्जिनल रिटर्न्स अगर डिमिनिशिंग रहेंगे तो क्या होता होगा, मार्जिनल रिटर्न्स डिमिनिश हो रहे हैं मतलब आपके मार्जिनल प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कब कम हो रहे होंगे आपके मार्जिनल प्रॉफिट्स, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर करेक्ट आंसर विल बी डी, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस। लॉजिक क्या है उसका, रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स हमारे क्या हो रहे हैं दोस्तों, डिमिनिश हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर हमारे प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन, डैश कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। क्या लगता है इसका आंसर आपको? डैश कंज्यूमर सरप्लस रिप्रेजेंट्स दैट द इकोनॉमी इज हैविंग मोर एफिशिएंसी। इकोनॉमी में एफिशिएंसी ज्यादा है। देखो ये सब क्वेश्चन जो है थोड़े थोड़े बीच बीच के क्वेश्चन, ये सब हटकर क्वेश्चन है, थोड़ा सोच कर इसको आंसर करा करो। ऐसा सोचना बंद मत करो जस्ट बिकॉज क्वेश्चन नहीं समझ रहा है। क्वेश्चन नहीं समझ रहा है तो और 2 बार पढ़ो, बट उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कंज्यूमर सरप्लस अगर ज्यादा है इसका मतलब कंज्यूमर इज रेडी टू पे मोर बट द एक्चुअल प्राइस इज लेस। इतना तो समझा? इसका मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी इकोनॉमी का कैसा है, ज्यादा है। क्योंकि ज्यादा एफिशिएंसी रहेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा, और मार्केट में जो प्राइस चलेगा वो कम रहेगा मगर कंज्यूमर ज्यादा पे करने को तैयार रहेगा, तो कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा। लॉजिक समझा क्या सबको? देखिए जितना फॉर एग्जांपल इंडिया में एफिशिएंसी अगर बढ़ गई तो डोंट यू थिंक कि इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज के दाम कम हो जाएंगे? डू यू अग्री? और अगर गुड्स एंड सर्विसेज के दाम कम हो रहे हैं तो कंज्यूमर सरप्लस हम सबका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी हायर। वाह। Dash is the rate at which the consumer is willing to substitute one product for other, maintaining same level of utility. Rate at which he is ready to substitute one product for another, maintaining same level of utility. मतलब समझा क्या? पहली बात तो मेंटेनिंग सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी पढ़कर समझ जाना चाहिए कि ये आईसी का रिलेटेड कुछ होगा शायद। करेक्ट। अब बोलो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को क्या बोलते हैं उधर? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस, जो उधर कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एट द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ कमोडिटी एक्स द MU ऑफ एक्स इज डैश, व्हाट इट विल बी? पॉजिटिव कहां से आएगा? सैचुरेशन पॉइंट कहां पे रहता है? जहां पे TU हाईएस्ट होता है, वहां पर MU कितना होता है? 0 होता है। डायग्राम याद है क्या आपको? यस। Which of the following is called as Gaussian's first law? Law of diminishing marginal utility. क्योंकि मैंने क्या बोला था, formulated by H.H. Gaussian, developed and presented by Alfred Marshall. याद आया? और इंडिफरेंस कब किया तक अपन ने बोला था, हिक्स एंड एलन। याद है क्या? When the good x and y are perfect substitute and complements, which of the following shape it would take for IC? परफेक्ट पहले क्या बोला है, सब्सटीट्यूट बोले पहले बोला है, पहले सब्सटीट्यूट का बोलिए कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन मतलब डायग्राम नंबर 2। एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में एल शेप्ड मतलब डायग्राम नंबर 3। तो करेक्ट आंसर विल बी 2 and 3। परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में स्ट्रेट लाइन होता है बिकॉज कांस्टेंट एमआरएस होता है। अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ वन अनदर रहेंगे तो जितना तुम एक्स को गेन करोगे वाई को एग्जैक्टली उतना ही सैक्रिफाइस करोगे।
डू यू एग्री? दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर है, तो जितना तुम x को बढ़ाओगे y को एग्जैक्टली उतना ही तुम कम करोगे, करेक्ट। और इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आप सबको पता है कि ये 90 डिग्री एल होता है। अब ये रिवीजन बैच है इसलिए छोड़ दो, इसमें लॉजिक में नहीं जाते। रिवीजन रेगुलर बैच होता है तो हम डिटेल में 4 एग्जांपल लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो एल शेप होता है, 90 डिग्री होता है फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डैश shows the overall combination of two inputs physically capable of producing same level of output। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट मतलब यहाँ पर इनपुट x होता है और यहाँ पर इनपुट y होता है, मे बी लेबर कैपिटल, और फिर ये आपका IQ होता है, आइसो क्वांट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो? आइसो मीन्स इक्वल, आइसो का मतलब होता है इक्वल, क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्या दिखाते हैं? सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी, मतलब सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जब एक प्रोड्यूसर ज्यादा y लेगा और कम x लेगा तो उसका एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा, मे बी 200 यूनिट्स। उसके बाद वो क्या करेगा, x को बढ़ाएगा तो वो y को कम कर रहा है, तो अब भी 200 यूनिट्स ही मिल रहा है उसको। अब यहाँ पर वो x को और बढ़ाकर y को और कम करेगा तो यहाँ पर भी 200 यूनिट्स ही मिल रहा है उसको, और लास्ट में भी यहाँ पर 200 यूनिट्स ही मिल रहा है उसको। तो अगर उसको सब जगह 200 200 200 यूनिट्स ही मिल रहे हैं तो उसको कौन से भी पॉइंट पे रखो उसको कोई फर्क नहीं करेगा। तो कैन वी से जैसे कंज्यूमर के लिए IC इज इंडिफरेंस कर्व इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी, फॉर प्रोड्यूसर इट इज आइसो क्वांट इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट। तो प्रोड्यूसर विल ऑल्सो बी इंडिफरेंट कि उसको तुम कहाँ रख रहे हो, A B C या D, कहीं पर भी रखो उसको कोई फर्क नहीं करेगा। प्रोड्यूसर के एंगल से भी वही लॉजिक होगा, हायर IQ विल गिव हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, नहीं बोलते प्रोडक्शन बोलते हैं, करेक्ट। तो कोई भी प्रोड्यूसर कहाँ जाना पसंद करेगा, हायर IQ पर, बट ही विल बी अगेन स्टॉप्ड बाय हिज बजट लाइन विच विल बी कॉल्ड एज आइसो कॉस्ट। आइसो मतलब इक्वल, कॉस्ट मतलब कॉस्ट। सो इक्वल कॉस्ट वाला एक लाइन होता है जो कि ऐसा होगा, बिल्कुल बजट लाइन जैसा होगा। प्रोड्यूसर का जो बजट होगा उसके बेसिस पर ये लाइन ड्रॉ किया जाएगा। आपको समझ रहा है सबको? तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे सिनेरियो में बिटवीन टू IQ इफ आई ड्रॉ वन मोर IQ लाइक दिस, तो ये IQ 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं और ये 3 बना देते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ रहना पसंद करेगा, IQ 3, बट उसका बजट नहीं होता उतना, उसका बजट नहीं है, पैसा नहीं है उतना उसके पास। IQ 1 पर जाएगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, IQ 2 पर उसको उसके कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा। Are you able to relate from consumer to producer? Yes, this is the concept of ISO quant. The difference between what the consumer is ready to pay and what he actually pays, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, जिसका फॉर्मूला what he is ready to pay minus what he actually pays, मतलब MU minus MP। एवरीवन MP की जगह कभी कभी P भी बोलते हैं उसको, प्राइस। Consumer is in equilibrium at the point of tangency of his indifference curve and the price line because he cannot go beyond। देखो वो बराबर IC के वो टेंजेंसी पॉइंट पर ही क्यों आकर रुक रहा है, इक्विलिब्रियम वहीं पर क्यों है, क्योंकि उससे आगे जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे हो बात को? क्योंकि उससे आगे जस्ट गया भी तो उसके बजट से बाहर चला जाएगा वो, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ही कैन नॉट गो बियॉन्ड। सही है। Which of the following is one of the assumptions of indifference curve analysis? Ordinal utility approach, बराबर कि नहीं? इसका मतलब हम IC कर्व की बात करें तो obviously utility cannot be measured in numbers, but it can be ranked. Yes. Movement along the given IC is known as, ये देखो ना, सपोज ये आपका IC है, आप एक IC से दूसरे IC पॉइंट पे जा रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप क्या कर रहे हो, x को बढ़ाकर y को कम कर रहे हो। क्या बोलते हैं इसको,
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वो इफेक्ट कहाँ होता है? कुछ इनकम इफेक्ट पड़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ा है, दो इफेक्ट पड़े, दोनों को मिलाकर प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। अरे वो इफेक्ट मतलब तू उसका क्या बोलते हैं, तू इफेक्ट का मतलब ही गलत ले रही है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दो चीजें होती है, एक इनकम इफेक्ट होता है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। ये पूछ रहे कि इनमें से कौन सा है, तो ऑब्वियसली देर इज ए इफेक्ट। आप यूटीडी वाइज सिर्फ सोच रहे देर इज नो इफेक्ट इन चेंज इन यूटीडी, बट वो इफेक्ट पूछ रहे तुमको इन द टर्म्स ऑफ या प्राइस इफेक्ट है या इनकम इफेक्ट है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो नो डाउट तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो तो तुम एक को बढ़ाकर दूसरे को कम कर रहे हो, इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। प्राइस इफेक्ट इज अ you can say wider term which includes income effect plus substitution effect। समझे क्या? जो तुमने डिमांड में पढ़ा था मेरे साथ। बजट कंस्ट्रेंट लाइन इज अ रिजल्ट ऑफ, बजट कंस्ट्रेंट लाइन मतलब ये जो बजट लाइन आप ड्रॉ करते हो ये किस चीज का इफेक्ट होता है? ऑल ऑफ दिस, कंज्यूमर का इनकम देखा जाता है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स देखा जाता है, प्राइस ऑफ गुड्स वाई देखा जाता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन बोला था ना अपन ने, याद आया आपको? MU of individual is also his, MU of individual is also his demand curve। That's the reason we say law of demand operate करने का one of the reason is law of DMU। अपन ने साइड बाय साइड ड्रॉ किया था लॉ ऑफ DMU एंड लॉ ऑफ डिमांड, याद होगा तो आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे सर? कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम याद है क्या आपको? इस तरीके से आपका MU ड्रॉ किया था आपने, और यहां पर प्राइस और यहां पर क्वांटिटी था, याद है? इस चीज को हमने क्या बुलाया था? कंज्यूमर सरप्लस बुलाया था। पर दोस्तों जब आप MU को वैसे ड्रॉ करते हो, जब क्वांटिटी बढ़ रहा है, यूनिट्स बढ़ रहा है, तो आपका MU कम 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 हो रहा है, मतलब ही आप लॉ ऑफ DMU बोल रहे हो। समझे कि नहीं? जब आप MU कर्व ड्रॉ कर रहे हो डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हाट इट मींस? लॉ ऑफ DMU। MU ऑफ x प्लस MU ऑफ y प्लस MU ऑफ n रिप्रेजेंट क्या करता है? टोटल मार्जिनल यूटिलिटी विच कैन बी कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी, विच कैन बी कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। तो एक्चुअली समेशन ऑफ MU भी बोल सकते हो उसको और टोटल यूटिलिटी भी बोल सकते हो उसको। समेशन ऑफ MU भी बोल सकते हो और टोटल यूटिलिटी भी बोल सकते हो, तो दोनों को टिक करो आप उधर। अब वहां पर टेक्निकल नाम उसका क्या है? टोटल यूटिलिटी, बट इट इज ऑल्सो समेशन ऑफ MU। ओके, समझा? नेक्स्ट पार्ट, the figure below shows MU curve। The point of satiety is dash on x-axis at point R। Everyone, on x-axis at point R। Why? Because exactly at that point the R मतलब the MU is 0। बराबर है क्या सर? वो MU कर्व पे एट R भी बोल सकते हैं सर, बट उससे ये क्लियर नहीं होता कि R 0 है। जब तुम ऑन एक्स एक्सिस बोलते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो क्लियर हो जाता है कि आपका R का वैल्यू एग्जैक्टली 0 है। समझे आप? तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या बन गया? डी। इंडिफरेंस कर्व इज नॉट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। इज नॉट बेस्ड लिखा है 2 and 3। इंडिफरेंस कर्व में कभी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी होता है क्या? नहीं होता है। और वीक ऑर्डरिंग में वीक का स्पेलिंग तो गलत है ना भाई। वीक, वो जो वीक लिखा है वो कमजोर वाला वीक है। एक वीक है जो ऑर्डर वाला वीक है, सॉरी जो आपके हफ्ते वाला वीक है, तो हफ्ते वाला वीक तो आना नहीं चाहिए ना उधर। तो फिर करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2 and 3, बिकॉज बोथ आर रॉन्ग, दे आर नॉट द अजम्पशंस।
उसके लिए आपको वीक का स्पेलिंग आना चाहिए, ठीक है। आइसोकॉन्ट रेफर्स टू इक्वल क्वांटिटी नहीं, द प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व। एन इक्वल क्वांटिटी कैसे आएगा, देर आर वेरियस इक्वल क्वांटिटीज ना, एक इक्वल क्वांटिटी जोड़ना, अलग 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 पॉइंट पे इक्वल क्वांटिटीज है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, बिकॉज प्रोड्यूसर जो है वो इंडिफरेंट रहेगा उन सभी पॉइंट्स पर, समझे आप। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ द यूटिलिटी, यूटिलिटी इज यूजफुलनेस एंड प्लेजर, नहीं वो तो यहाँ पे लिखा है ना, यूटिलिटी यूजफुलनेस एंड प्लेजर आर नॉट सेम। अच्छा आपके पास नहीं लिखा है, करेक्शन कर लो आप। अच्छा बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव सर, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है क्या, यस। दूसरा, यूटिलिटी रिलेटिव है और वेरिएबल है, रिलेट भी कर सकते हो और वैरी भी होते रहता है, बिल्कुल सही है। यूटिलिटी इज मेजरेबल, ये सही नहीं है, ये लॉ ऑफ डीएमयू में अनरियलिस्टिक अजम्पशन किया था, तो ये आएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके नोट्स में एक काम करो, डी ऑप्शन में लिखा है यूटिलिटी यूजफुलनेस एंड प्लेजर आर नॉट सेम, लिखो आगे, आपका डी ऑप्शन चेंज कर दो, वहां पर आर नॉट सेम कर दो, किया। अब बताइए नेक्स्ट कौन सा हमको पढ़ना है, फोर्थ हो चुका है हमारा ना, फिफ्थ। बोलिए पहला क्वेश्चन, which of the following statement regarding the production function is false, सी आएगा, इट रिवील्स द आउटपुट दैट यील्ड्स मैक्सिमम प्रॉफिट, बिल्कुल गलत है, क्यों गलत है सर, बिकॉज प्रोडक्शन फंक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने कॉस्ट या रुपीज में कोई बात की नहीं, हम सिर्फ क्वांटिटी वाइज बात कर रहे थे, इतने इनपुट से इतना आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन एनालिसिस इज अ डैश कॉन्सेप्ट, फिजिकल एस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये। प्रोडक्शन एनालिसिस क्या करता है, फिजिकल एस्पेक्ट से डील करता है, और कॉस्ट एनालिसिस है ना आपका, वो आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट से डील करता है, क्योंकि कॉस्ट एनालिसिस में तुम क्या करते हो, रुपीज में बातें करते हो कि कितना कॉस्ट आया कितना कॉस्ट आया। प्रोडक्शन में तो हमने कॉस्ट के बारे में, मतलब रुपीज के बारे में बात भी नहीं की, अपन क्वांटिटी 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 के बारे में बात करते थे। तो आप एक काम करोगे, वहां पे टॉप ऑफ द पेज लिखोगे प्रोडक्शन डैश फिजिकल एस्पेक्ट, टॉप ऑफ द पेज, बॉर्डर के ऊपर या नीचे जहां पर भी जगह है, बीच बीच में नीचे मोटिवेशनल कोड वगैरह भी लिखे, वहां पर भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, जगह बहुत है आपके नोट्स में, रिवीजन नोट्स में, वहां पर लिखिए प्रोडक्शन डैश फिजिकल एस्पेक्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस डैश, क्या लिखोगे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट मतलब रुपीज टर्म्स में, फिजिकल एस्पेक्ट मतलब क्वांटिटी टर्म्स में, तो वो भी नहीं समझता तो वो भी लिख लो, फिजिकल एस्पेक्ट के आगे क्वांटिटी टर्म्स लिख दो, फिजिकल एस्पेक्ट के आगे क्वांटिटी टर्म में लिख दो, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के आगे रुपीज टर्म्स में लिख दो। समझ में आ रहा है क्या,
देखो जब तुम एक एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना तो और 2-3 एमसीक्यू कवर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रोडक्शन एनालिसिस के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट, तो ऑब्वियसली ये 2 स्टेटमेंट भी पढ़ने का और याद रखने का, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। इनपुट टू आउटपुट, करेक्ट। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन ऑन लीस्ट कॉस्ट कैपिटल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट प्रोवाइड बिकॉज इट डजंट टॉक अबाउट रुपीज, इट डजंट टॉक अबाउट कॉस्ट। समझे क्या? एट व्हाट पॉइंट इज द एमपी मैक्सिमम? इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बिकॉज एमपी मैक्सिमम होता है वहां पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है और वो डॉटेड लाइन टीपी पर ड्रॉ होता है। याद आया कि आपको डॉटेड पॉइंट जो है वो टीपी पर आता है। उस पॉइंट की खासियत क्या है सर? उधर तक आपका टीपी हायर रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद क्या होता है सर? इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द एमपी इज ग्रेटर देन द एपी? उसके लिए डायग्राम विजुअलाइज करना पड़ता है। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बिकॉज आपको याद है क्या फर्स्ट स्टेज का एंड होता है? मैंने आपको 2 बार बोला था फर्स्ट स्टेज एंड होता है जहां पे एमपी कर्व ने ऊपर से एपी के हाईएस्ट पे उसको कट किया है। इसका मतलब उसके पहले तो एमपी ऊपर था ना और एपी नीचे था, मतलब वो स्टेज कौन सा हो गया? फर्स्ट स्टेज, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस एन आइसोकॉन्ट? ऑप्शन ए आएगा। क्या लिखा ऑप्शन ए? आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट गिव्स यू सेम लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल सही है। ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज एक्सप्रेस्ड बाय, अब ये आपका फर्स्ट चैप्टर का पीपीसी रिलेटेड कंसेप्ट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि आपके सिलेबस में नहीं रहा अभी, बट यस आ सकता है, इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, इसलिए जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस समझ के पढ़ लो। पीपीसी आपको दिखाता है कि आपके इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल प्रोडक्शन कितना हो सकता है। अब आप बताओ उसके बेसिस पर इसका आंसर क्या आना चाहिए? यस, शिफ्टिंग द पीपीसी आउटवर्ड। जब पीपीसी आउटवर्ड में शिफ्ट होगा मतलब बाहर में शिफ्ट होगा, मतलब इकोनॉमी में जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, पॉसिबल प्रोडक्शन होगा, वो बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमी में क्या हुआ? ग्रोथ आया। समझे? तो आपको ज्यादा लोड लेना नहीं है इसका, वैसे भी सिलेबस में नहीं है, अपन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल के पढ़ रहे हैं। समझा तो अच्छा है, नहीं समझा तो और अच्छा है, टेंशन मत लो। बस पीपीसी का लॉजिक याद रखो। पीपीसी आपको क्या दिखाता है? मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। लिखना है तो लिख लो उधर, पीपीसी शोज मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। पीपीसी शोज मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। सिक्स्थ क्वेश्चन, द यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन, एक्चुअली ये क्वेश्चन कॉस्ट का है बट कोई बात नहीं, आपको तो पता ही होगा। द यू शेप एसी इज बेस्ड ऑन व्हाट? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि हमने पहले कॉस्ट एनालिसिस कंप्लीट करके इस पे आना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे शायद कितने क्वेश्चन बचे? 11 तक है ना टोटल? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अपन कॉस्ट के बाद इन पे आएंगे। ठीक है, कॉस्ट के साथ इन इन बचे हुए एमसीक्यू को कवर करेंगे तो आपका आंसर बराबर आएगा। ठीक है।
सो यस माय फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग अगेन विद द कॉस्ट एनालिसिस वाला पार्ट। कॉस्ट एनालिसिस में आप सबको याद होगा तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, कहां तक पढ़ा था हमने कॉस्ट एनालिसिस में? कुछ नहीं, हमने चालू करना बाकी था, मगर प्रोडक्शन एनालिसिस पूरा कंप्लीट किया था हमने। ये वाला पॉइंट आपको मैंने पढ़ने बोला था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का डिफरेंशिएशन। सर अब भी याद आया सर? मुझे पता है ना, पढ़ लो, ये सब पढ़ लो। पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट में आपके 2 मार्क 1 मार्क छुपे हैं, ठीक है। कितने पेजेस का चार्ट बुक है टोटल? 35 40 41 पेजेस, 40 पेजेस पकड़ लो। 40 पेजेस में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, जो 60 मार्क्स का है। पर पेज लगभग 1.5 मार्क मिलते जा रहा है आपको। इसका मतलब सर पूरा पेपर इसमें से ही आएगा क्या? नहीं, मगर यस, ये बोल सकते हो कि 70% पेपर इसमें से कनेक्टेडली आएगा। ये प्लस फास्ट ट्रैक नोट्स, ब्लेसिंग है आपके लिए, ब्लेसिंग, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। कॉस्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहला कॉस्ट क्या लिखा है? अकाउंटिंग कॉस्ट, जिसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसको मनी कॉस्ट भी बोलते हैं। ऐसा कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा उसे बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। ऐसा कॉस्ट जो आपके जेब से बाहर जाएगा उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो एक्चुअली आप पे करोगे उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसा कॉस्ट जो मनी टर्म्स में ही पे होगा उसको बोलते हैं मनी कॉस्ट, ठीक है। सर मनी टर्म्स में ही तो पे होता है कॉस्ट, जरूरी नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी मनी टर्म्स में नहीं होता ना, इसलिए। तो जो कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा अकाउंटिंग कॉस्ट। जो कॉस्ट आप एक्चुअली पे करोगे वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो कॉस्ट मनी टर्म्स में ही पे होगा, बार्टर सिस्टम वगैरह कुछ नहीं चलेगा, उसे बोलते हैं वापस से मनी कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में ऊपर का आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट वैसे ही लिखा है, मगर एक टर्म लिखा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या बोला था अपन ने भाई? जो आप एक्चुअली पे करते हो। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या रहेगा? जो आप पे नहीं करते, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आपको मैं बोलूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब बन जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मैं वेजेस दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, ये सब क्या बन गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मगर ये क्लासरूम मेरा खुद का है, मैं खुद को रेंट दे सकता हूँ क्या? नहीं। मगर ये क्लासरूम में अगर एक्सपर्ट को नहीं यूज करता, मैं कहीं और किसी और को रेंट पे देता, तो मुझे रेंटल इनकम आता। आज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना उसका। तो ये बन गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा रेंट है 1 लाख जो मेरा मैं पे कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है 50,000 जो मैं पे कर रहा हूँ, ये दोनों एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। टोटल बन गया 1,50,000। ये हॉल अगर मैं रेंट पे देता तो 50,000 का रेंट आता, मुझे आज नहीं आ रहा है, ये बन गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर मैं 150 के साथ ये 50 भी जोड़ दूं तो 2 लाख बन जाएगा मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट। कुछ समझा क्या? और अगर मेरा रेवेन्यू रहेगा 3 लाख, तो 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख इज माई इकोनॉमिक प्रॉफिट। 1 लाख इज माई इकोनॉमिक प्रॉफिट। और अगर 3 लाख में से 1,50,000 लेस करेंगे, जो कि सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट था, तो ये बचा हुआ 1,50,000 जो आया, ये आ गया अकाउंटिंग प्रॉफिट। कुछ लोगों को बाउंसर गया, विजुअलाइजेशन पावर ही नहीं है ना, और सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं रहती अपनी। क्या बोल रहा, समझ रहा है क्या? रेवेन्यू कितना है? 3 लाख। एक्सप्लिसिट कॉस्ट टोटल कितना है? 1,50,000। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग कॉस्ट होता है। तो 3 लाख में से 1,50,000 लेस कर दो, बचा 1,50,000 अकाउंटिंग प्रॉफिट ही रहेगा ना। यस। अब वो 150 में और 50 अगर मैं ऐड कर दूं एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस हॉल एज रेंट, तो ये बन गया मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो 150 प्लस 50 बन गया मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट। एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, ये बन गया मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट। टू रेवेन्यू कितना था? 3 लाख। इकोनॉमिक कॉस्ट कितना है? 2 लाख। 1 लाख क्या बन गया? इकोनॉमिक प्रॉफिट। समझ गए क्या? नेक्स्ट, आउटले कॉस्ट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं इसको। ये और कुछ नहीं आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये और कुछ नहीं आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट ये आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट ही है। रियल कॉस्ट किसको बोलते हैं? रियल कॉस्ट, द कॉस्ट विच यू हैव टू एक्चुअली बेयर
इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ हार्डशिप ऑल्सो, दैट्स कॉल्ड रियल कॉस्ट। हार्डशिप मतलब आपको वो करने में तकलीफ हो रही है, तो वो भी रियल कॉस्ट बोलकर काउंट होता है, समझे। तो कुछ चीजें ऐसा होता है कि जो आप नहीं करना चाहते मगर बिजनेस के लिए करना पड़ रहा है, तो ये हार्डशिप्स जो आपको फेस करनी पड़ रही, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ फैमिली टाइम बिजनेस के एंगल से बन गया हार्डशिप, और ये बन गया रियल कॉस्ट, समझे क्या। देन डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली खर्च करते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैमरा मैन्युफैक्चर करना है, तो लेंस में खरीदूंगा, मैं वायर खरीदूंगा, मैं स्टैंड खरीदूंगा, मैं ये पूरा सेटअप खरीदूंगा, ये इसके ऊपर लेबर काम करेगा, तो ये पर कैमरा कितना लगेगा मुझे पता है। तो ये सब कॉस्ट क्या बन गए, डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट। बट इस कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट या नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट कौन सा होता है, इस कैमरे के लिए मैंने कुछ स्टाफ्स रखा है जो सेल्स कर रहे हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट्स किया जिसकी वजह से कैमरा बिक रहा है। अब वो जो स्टाफ की सैलरी है या जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ये पर कैमरा नहीं होता है ना, समझा क्या। मेरे पहले वाले कॉस्ट में मैं जितना प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा मेरा कॉस्ट उतना बढ़ेगा, मगर मेरे दूसरे वाले कॉस्ट में मेरे प्रोडक्शन का और कॉस्ट का कोई संबंध नहीं है, तो वो बन जाते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। मतलब वो कॉस्ट तुम प्रोडक्ट के लिए खर्च कर रहे हो मगर डायरेक्टली नहीं खर्च कर रहे हो, इनडायरेक्टली कर रहे हो, और तुम ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि पर कैमरा कितना कॉस्ट लगेगा, बट मटेरियल कॉस्ट पर कैमरा, लेंस पर कैमरा, वेजेस कॉस्ट पर कैमरा, ये सब आप बता सकते हो। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये तो आपको पता ही है, जो कॉस्ट आपके प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, और जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होगा उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। बट रिमेंबर जब तुम ये बोलते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल, वी आर टॉकिंग अबाउट total fixed cost and total variable cost. We are not talking about per unit. We are not talking about per unit. Remember, we are talking about total. समझे? Because per unit variable cost जो है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कैमरे को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे 500 रुपए का खर्चा लगेगा, अब ये तो फिक्स है, बट नंबर ऑफ कैमरे जितने ज्यादा मैन्युफैक्चर होंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, समझा कि नहीं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहता है। कुछ समझ रहा है क्या। बट फिक्स कॉस्ट जो होता है वो रेंटल है, सपोज इस जगह का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है जहां पे वो कैमरा बन रहा है, या वो स्टाफ की सैलरी है, वो भी फिक्स कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं, जो उस प्रोडक्शन के साथ वैरी नहीं हो रहे हैं, तो वो टोटल में फिक्स होते हैं, करेक्ट। अगर मैं एक ही मैन्युफैक्चर करूंगा कैमरा, तो ऑब्वियसली सपोज 1 लाख कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट, तो 1 लाख डिवाइड बाय 1 कैमरा, पर कैमरा कॉस्ट विल बी 1 लाख। बट अगर मैं 100 कैमरा मैन्युफैक्चर करूंगा तो 1 लाख डिवाइड बाय 100, पर कैमरा कॉस्ट कम हो गया। 100 की जगह अगर मैं 1000 मैन्युफैक्चर करूंगा तो 1 लाख डिवाइड बाय 1000, मेरा पर कैमरा कॉस्ट और भी कम हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है क्या, नहीं, मगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहता है क्या, यस। वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहता है क्या, नो। तो जब आप बोलते हैं ना वेरिएबल कॉस्ट वैरीज एज पर आउटपुट, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहां वही लिखा है दोस्तों, अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू में से अगर अकाउंटिंग कॉस्ट लेस करेंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा, टोटल रेवेन्यू में से अगर इकोनॉमिक कॉस्ट लेस करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा। इकोनॉमिक कॉस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक एक्सप्लिसिट होता है और एक इम्प्लिसिट भी होता है, करेक्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लोगे एक बार अच्छे से, मैंने आपको समझा दिया है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है। मार्क करते जाओ, हाँ, जो जो पढ़ना है आपको, जो जो पढ़ना है आपको मार्क करना पड़ेगा। मैं क्यों नहीं पढ़ा के बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ गया है, बट उसके कीवर्ड्स तो आपको ही पढ़ने पड़ेंगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मार्क करो। जब भी मैं बोलता हूँ ये पढ़ना है तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा मार्किंग, स्टैंडर्ड मार्किंग होना चाहिए आपका, समझ गए। अपने मेमोरी पे विश्वास मत करो, हाँ पढ़ लेंगे, इस बार पढ़ना है अपने को, तो मार्क करके इसी बार पढ़ो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ऑब्वियसली पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन इसी पे था अभी, तो ये भी आपको पढ़ना है दोस्तों। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, आप सबको पता है वेरिएबल कॉस्ट अगर आउटपुट जीरो रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, जीरो ही होगा, बट फिक्स कॉस्ट थोड़ा ना जीरो होता है, समझे। नाउ इन द कॉस्ट फंक्शन, इन द कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर, ये सभी
अलग अलग चीज है। कॉस्ट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कॉस्ट वैरीज एज पर मेनी फैक्टर्स। विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग योर कॉस्ट, वो सभी फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा है लेवल ऑफ आउटपुट, तो तुम जितना ज्यादा आउटपुट बनाओगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, जितना आउटपुट कम करोगे कॉस्ट उतना कम होगा। उसके बाद साइज ऑफ प्लांट, जितना छोटा प्लांट रहेगा जितना बड़ा प्लांट रहेगा उसके हिसाब से कॉस्ट चेंज होगा। फिर उसके बाद टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड लगता है आपको बनाने के लिए, उसके हिसाब से कॉस्ट चेंज होगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम पीरियड लग रहा होगा कॉस्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। देन लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आपकी फैक्ट्री इतनी बड़ी है मगर आप यूज सिर्फ इतना कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप पूरा कैपेसिटी यूज कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। पर यूनिट बोल रहा हूं मैं, पर यूनिट बोल रहा हूं, रिमेंबर। देन इनपुट प्राइसेस, जितने इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना बढ़ेगा, जितने इनपुट प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। मार्जिनल एफिशिएंसी, सॉरी मैनेजरियल एफिशिएंसी, जितनी ज्यादा रहेगी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जितनी कम रहेगी उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। एंड टेक्नोलॉजी जितना एडवांस्ड रहेगा उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, टेक्नोलॉजी जितना आउटडेटेड रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना बढ़ेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ये क्या हो गए, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग योर कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल and these are all independent variable which are affecting your cost. चलिए क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पर, शॉर्ट रन का टोटल कॉस्ट कर्व। इसमें टीएफसी का लाइन आपको कैसे दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है वो, और वो आउटपुट के साथ वैरी नहीं होता। तो इवन एट आउटपुट जीरो, कैन यू सी दिस फिक्स कॉस्ट इज देयर, इवन एट आउटपुट जीरो आपको फिक्स कॉस्ट दिख रहा है क्या, यस। अब आउटपुट बढ़ने के बाद आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो टोटल फिक्स कॉस्ट है, करेक्ट। फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट जीरो के वक्त कितना था, जीरो था, बट जैसे जैसे आप आउटपुट ज्यादा बढ़ा रहे हो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। सेम विथ फिक्स टोटल कॉस्ट ऑल्सो, बट टोटल कॉस्ट आउटपुट जीरो के वक्त जीरो नहीं है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो है ना, तो टोटल कॉस्ट जीरो कैसे हो सकता है, इसलिए फिर टोटल कॉस्ट कहां से शुरू होता है, फिक्स कॉस्ट से शुरू होता है। और जितना तुम आउटपुट ज्यादा बढ़ाओगे उतना टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, ओनली ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, ओनली ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। नाउ द शेप ऑफ दिस TVC and TC is called as convexo concavo convex। क्या बोला, कॉन्केव कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं इसको, मतलब एक तरफ से कॉन्केव है फिर कॉन्वेक्स है, ऐसा शेप है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये शेप ऐसा क्यों आया, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो पूरा लिखो उधर, कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट्स में डीप में नहीं जा रहा हूँ, रेगुलर बैच में हमने ये सब डिटेल में डिस्कस किया है, बट मैं अब डायरेक्टली आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टिक टू योर लॉजिक्स की भाई, ये हमको कॉन्सेप्चुअली कुछ बातें नहीं भी समझी तो एटलीस्ट हमको पता रहना चाहिए कि क्या है वो। तो कॉन्केव कॉन्वेक्स शेप इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। नाउ अगर सपोज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वर्क नहीं करेगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वर्क नहीं करेगा सपोज, तो आपका शेप TVC और TC का क्या आता, स्ट्रेट लाइन आता, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आता, मतलब इस तरीके से लगभग,
ये टीवीसी होता है ये, और ये टीसी होता है। दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको? अच्छे दिख रहे हैं मत बोलो, स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं। दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको? स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं, बराबर कि नहीं? यस। नाउ there is something called as a very important diagram of your syllabus, short run average cost curve. इसको लिख दो, very important, very important, क्योंकि इसमें काफी कॉन्सेप्ट छुपे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपका AFC कर्व कैसे दिख रहा है आपको? डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, correct? But remember, your AFC cannot touch either of the axis, ना y axis ना x axis। ठीक है, लिख दो उधर चाहिए तो। AFC cannot touch either of the axis, cannot touch either of the axis। AFC cannot touch either of the axis। ठीक है, तो ना x एक्सिस को टच करेगा ना y एक्सिस को टच करेगा। और डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है आपको, क्यों? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर AFC? एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आता होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एवरीवन, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विल गिव यू पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। तो आप जस्ट सोचिए कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो क्वांटिटी के साथ चेंज हो ही नहीं रहा है। सपोज टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख है तो 1 लाख ही रहेगा। अब जितना तुम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ज्यादा बढ़ाओगे उतना तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट कम 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 होगा। सपोज कि ये फैक्ट्री है और यहाँ का रेंट है 1 लाख। अगर हम इस फैक्ट्री में 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया? 10 रुपए। 1 लाख फिक्स कॉस्ट था रेंट, यूनिट्स कितने बने? 10,000। 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो ऑब्वियसली सब कैंसिल होकर 10 रुपीज बचेगा। सो 10 रुपीज इज योर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। डू यू एग्री? अब अगर इसी फैक्ट्री में 10,000 की जगह 1 लाख यूनिट्स बन गए तो फिर आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया? 1 रुपया। 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 1 रुपी पर यूनिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब क्या हुआ? जितना क्वांटिटी ज्यादा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट उतना कम। करेक्ट है? बट कितना भी क्वांटिटी ज्यादा बनाए तो जीरो हो सकता है क्या वो? इसलिए वो एक्स एक्सिस को टच नहीं होता है। इसलिए वो AFC आपका एक्स एक्सिस को टच नहीं होता। समझे? और अगर 0 यूनिट्स बनाएंगे, 0, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। समझे? इसलिए वो y एक्सिस को टच नहीं होता है। AFC आपके y एक्सिस को टच नहीं होता है बिकॉज एट y एक्सिस योर क्वांटिटी इज 0, बराबर। एंड AFC निकालने के लिए TFC डिवाइड बाय Q करना पड़ेगा। तो TFC इज 1 लाख डिवाइड बाय क्वांटिटी इज 0। 1 लाख डिवाइड बाय 0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही है बात? तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट AFC। तो इज AFC a U shape? No, AFC is not U shape. It is downward sloping rectangular hyperbola shape. लिख लो उधर, AFC is downward sloping rectangular hyperbola shape. AFC is downward sloping rectangular hyperbola shape. लिखा? Now your AVC कर्व, व्हाट डू यू फाइंड? नीचे आया और ऊपर गया, करेक्ट? इसको यू शेप बोलते हैं। सर ये यू तोड़ना है सर। इकोनॉमिक्स में हर कर्व जो नीचे आएगा और ऊपर जाएगा उसको यू शेप ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये यू शेप है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अगेन ATC इज ऑल्सो, व्हाट डू यू फाइंड? यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये सब शॉर्ट रन के लिए होता है ना, तो शॉर्ट रन के लिए जो भी होता है वो क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है। लिख लो उधर, यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये तीनों चीजें
MC कर्व भी आपको यू शेप दिखेगा, पहले नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो उसको भी बोलेंगे यू शेप. ऑल द कर्व्स आर डैश शेप, यू शेप, एक्सेप्ट फॉर AFC. AFC को छोड़ा तो बाकी सब आपको यू शेप दिख रहा है क्या? MC कर्व की खासियत क्या है? MC कर्व ने AVC को इधर कट किया और ATC को इधर कट किया. वो दोनों पॉइंट्स उन रेस्पेक्टिव कर्व के मिनिमम पॉइंट है. आप देख रहे हो क्या अच्छे से? AVC का मिनिमम जहां पर है वहां पर MC ने उसे कट किया नीचे से, और ATC का मिनिमम जहां है वहां MC ने कट किया उसको नीचे से. डू यू अग्री? Yes. So all the shapes are U shape. Number 1 point. Number 2 point. AFC cannot touch either of the axes because it's rectangular hyperbola, left to right downward sloping. Number 3. MC curve cutting the AVC and ATC at their respective minimum points. याद रहेगा क्या सब? And AVC and ATC they are U shape because of operation of law of variable proportion. Okay? समझा? ये अलग अलग पॉइंट्स दिए देखो. When AC falls, MC also falls, but AC is greater than MC. चेक कर लो एक बार. AC का मतलब होता है ATC. हाँ, AC का मतलब होता है ATC. लिखना है तो वो भी लिख लो उधर. AC का मतलब ही है ATC. तो आपको दिख रहा है क्या ATC फॉल हो रहा है इधर? नजर आ रहा है क्या? ये देखो ATC फॉल हुआ, मगर ये बोल रहे MC ऑल्सो फॉल्स, तो देखो MC फॉल हुआ, करेक्ट. बट AC इज मोर देन MC क्योंकि AC ऊपर है और MC नीचे है. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको. सेकंड पॉइंट बोलता है व्हेन AC राइजेस MC ऑल्सो राइजेस, बट नाउ MC इज ग्रेटर देन AC. ये देखो ATC राइज हुआ, MC भी राइज हुआ, मगर MC ऊपर है और ATC नीचे. MC का ऊपर चला गया ना. यस. देन सेकंड पॉइंट क्लियर. थर्ड पॉइंट बोलता है AC इज मिनिमम दैट टाइम MC इज इक्वल टू AC. वो तो होना ही था ना. क्यों? क्योंकि उसके मिनिमम पे वो कट करता है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट की बात कर रहे हो. दिख रहा है कि आपको ग्रीन कलर का डॉट ड्रॉ किया ना बड़ा सा, ये वाला, करेक्ट. स्क्रीन पे देखो आपको ये वाला. तो ये हो गया आपका MC वाला पॉइंट, जहां पे ATC मिनिमम था वहां पे MC ATC दोनों सेम थे. थर्ड पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है देयर इज आल्सो अबनॉर्मल सिचुएशन व्हेन AC फॉल्स एंड MC राइजेस. देखो अबनॉर्मल सिचुएशन क्या है कि अभी भी AC फॉल हो रहा है मगर MC क्या हो रहा है? अभी राइज हो रहा है. दिख रहा है क्या आपको? पहले क्या हो रहा था? पहले MC फॉल हो रहा था, AC फॉल हो रहा था, तब MC फॉल हो रहा था. बट बाद में आपका AC फॉल हो रहा है मगर MC राइज हो रहा है. तो ये वाले सिचुएशन को बोल रहे हैं अबनॉर्मल सिचुएशन. समझ में आ रहा है क्या पूरा डायग्राम? तो चौथा पॉइंट भी क्लियर है सबको. लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. It is the difference between the two successive total cost in the long run. A LMC is similar to SMC in its shape. What is SMC? Short run marginal cost. उसका शेप कैसा होता है? U shape. तो ये भी क्या होगा? U shape. LMC मतलब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कैन बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम LAC. देखो डायग्राम आपको समझेगा. अच्छा डायग्राम नहीं दिया यहाँ पे. ये आपका LAC दिया हुआ है, बस LAC दिया हुआ है. पहले LAC समझ लेते हैं क्या होता है. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LAC. देखिए इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, ठीक है. इस केस में क्या बोला है? LAC इज अ डैश शेप, U शेप. LAC इज अ U शेप due to increasing returns to scale assuming technology is constant. Assuming technology is constant, it is U shape because of returns to scale.
ये यू शेप आ रहा है बिकॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, बिकॉज दोस्तों ये जो एलएसी है ये फॉल हो रहा है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट। याद है क्या कल का? टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, मैनेजरियल, रिस्क बेयरिंग, फाइनेंशियल, ये सब आपके इंटरनल इकोनॉमीज थे। और यही एक लेवल तक आकर अगर रुकेंगे नहीं इधर तो इसके आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये बन जाएंगे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो दोनों जगह अपन स्केल स्केल की तो बात करें तो इसी को तो बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। डिसइकोनॉमीज मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट। एक बियॉन्ड सर्टेन लेवल अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ेगा तो रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। बियॉन्ड सर्टेन लेवल मैनेजर्स ज्यादा रखेंगे तो मैनेजर का सैलरी बढ़ेगा। बियॉन्ड सर्टेन लेवल रिस्क बेयरिंग करेंगे तो फर्म कोलैप्स हो सकता है, बंद हो सकता है। बियॉन्ड सर्टेन लेवल अगर आप फाइनेंस लोगे तो लोन के बर्डन में आ जाओगे और कंपनी बंद हो सकता है। याद आ रहा है सब कुछ? तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था। तो ये इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज की वजह से आपका एलएसी जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का वो पहले नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। तो एक्चुअली आपने कहाँ आकर रुकना चाहिए? क्यू पॉइंट पर। क्यू पॉइंट पर क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि वो आपका ऑप्टिमम पॉइंट है। और उस पॉइंट की खासियत क्या है कि उस पॉइंट तक आपका ये जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है लॉन्ग रन का, एलएसी मतलब एवरेज कॉस्ट पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो सबसे कम है। दिख रहा है क्या आपको? तो इसका मतलब वहां पर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट सबसे कम आएगा। तो ऑब्वियसली वहां पर आकर रुक जाना चाहिए आपने। सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस शर्ट्स इन दिस फैक्ट्री, 1000 शर्ट्स तक जा रहे हैं तो पर शर्ट का कॉस्ट आपका 1000 आ रहा है। बट 1000 के आगे बढ़ रहे, मतलब पहले ओरिजिनली था 1800, 1800। आप शर्ट्स ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो 1800 का 1600, 1400, 1200 एंड 1000 पर आ गया। अब उसके आगे तुम और शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वापस से वो बढ़ रहा है 1300, फिर 1500, फिर 1900, फिर 2500। अब क्या करोगे आप? तो वो जहां पर 1000 रुपए पर यूनिट था वहां पर आकर रुक जाना चाहिए आपने। कॉमन सेंस, समझे कि नहीं? yes. तो जैसे ये लॉन्ग रन के लिए था रिटर्न्स टू स्केल, वैसे शॉर्ट रन का कॉस्ट भी आपको यू शेप यू शेप यू शेप दिख रहा है। तो वो यू शेप रहता है। ये तो अपन ने हर जगह कहाँ देखा? यहां देखा। ये है एसएसी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। क्यों सर वो एसएसी है? क्योंकि नीचे देखो क्या लिखा है, शॉर्ट रन, और ऊपर क्या लिखा है, एवरेज टोटल कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट इज एसएसी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। करेक्ट? और उसी डायग्राम में आपने देख लिया था कि वो यू शेप होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन रहेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉन्ग रन रहेगा रिटर्न्स टू स्केल। अरे समझ रहा है क्या? यस। तो ये आपका ओवरऑल डायग्राम है। और आप देख रहे हो एसएससी कम 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 हो रहा है धीरे धीरे। ये बॉटम लेवल पे एसएससी चला गया, एसएससी 6 पर, और उसके बाद वापस एसएससी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है क्योंकि डिसइकोनॉमिक्स चालू हो गया आपको। करेक्ट? एसएससीज भी आप देख सकते हो कि वो टेंजेंट टू एलएसी है, क्योंकि सभी एसएससीज को जोड़कर ही एलएसी बना आपका। सभी एसएससीज को छोड़कर एलएसी क्यों जोड़कर क्यों एसएससी बना, एलएसी बना? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी शॉर्ट रन विल गिव यू लॉन्ग रन। तो अब मैं बहुत सारे एसएससीज को ज्वाइन करूंगा तो मुझे एलएसी मिलेगा ना। फिर व्हाट इज एलएसी? कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी शॉर्ट रन्स। लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछा रे। एलएसी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एसएससीज होता है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट रन एक साथ जोड़ देंगे तो लॉन्ग रन मिलेगा ना अपने को। इसी को बोलते हैं एनवलप कर्व, एलएसी को। इसी को बोलते हैं प्लानिंग कर्व। नीचे लिखा है देखो, एलएसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग कर्व और एनवलप कर्व। प्लानिंग कर्व क्यों बोलते हैं? बिकॉज कोई भी फर्म लॉन्ग रन के लिए प्लान करता है, लॉन्ग रन के लिए प्लान करता है, इसलिए उसको प्लानिंग कर्व बोलते हैं। और उसको एनवलप कर्व बोलते हैं क्योंकि अगर आप अच्छे से इस डायग्राम को देखोगे तो जब एलएसी को बंद कर दोगे तो क्या होगा? सारे एसएससी उसमें समा जाएंगे। इसका मतलब वो एनवलप जैसे हो गया ना। व्हेन यू विल क्लोज द एलएसी इट विल हैव ऑल द शॉर्ट रन्स इन इट, सो इट्स एक्टिंग एज अ एनवलप, इसलिए उसको बोलते हैं एनवलप कर्व। शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या बोलते हैं? एसएससी को क्या बोलते हैं? प्लांट कर्व बोलते हैं।
एसएससी को क्या बोलते हैं? प्लांट कर्व। एलएसी को क्या बोलते हैं? एनवलप कर्व, प्लानिंग कर्व। तो एसएससी इज कॉल्ड एज प्लांट कर्व। लिख दो उधर, आपके फास्ट ट्रैक पॉइंट्स में ये सब चीजें लिखिए, डोंट वरी, बट फिर भी आप लिख लो, उसको बोलते हैं प्लांट कर्व। समझ में आ गया एवरीवन? तो ये था आपका एलएसी वाला लॉजिक। अब यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रहेगा तो एलएसी डिक्रीज होगा। अरे इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं मतलब आपका कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो आपका एलएसी नीचे 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 आएगा। इसका मतलब आपको क्या हो रहा है? इकोनॉमीज मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। करेक्ट। अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल रहेगा तो आपका एलएसी मिनिमम पर आ जाएगा। और अगर उस टाइम पर बात करेंगे तो क्या हुआ? सेट ऑफ इकोनॉमीज बाय डिस इकोनॉमीज, जितने भी फायदे मिलने वाले थे वो सब मिल चुके हैं। अब इसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न्स चालू हो जाएंगे जहां पे आपका एलएसी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उस वक्त आपका डिस इकोनॉमी फुल फॉर्म में आ गया। इकोनॉमीज तो पूरे खत्म हो गए और डिस इकोनॉमीज चालू हो गए। करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक क्या था? टेक्नोलॉजी रिमेनिंग कांस्टेंट बोलकर एलएसी ड्रॉ किया था अपन ने, ऑल ऑफ यू। बट दोस्तों अगर एक सेंटेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो लिखना मैं भूल गया चार्ट बुक में, इफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट एलएसी विल बी डैश शेप। पहले बोलो मुझे ओरली, इफ टेक्नोलॉजी इज नॉट कांस्टेंट तो एलएसी क्या होगा? अरे कांस्टेंट के वक्त यू शेप होता है, टेक्नोलॉजी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग, तो एलएसी विल बी डैश शेप। एल शेप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एल शेप। लिखो वहां पर, इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग कॉमा LAC will be L shaped, LAC will be L shaped। समझ में आया? क्यों मत पूछो अभी, उसके लॉजिक्स में जाते बैठेंगे तो सिलेबस ही नहीं होगा। बट यस, टेक्नोलॉजी अगर चेंजिंग रहेगा तो क्या होगा? एल शेप। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? यू शेप। आर यू क्लियर? चलिए अब हम सॉल्व कर सकते हैं हमारे एमसीक्यूज, क्योंकि हमारा कॉस्ट एनालिसिस चैप्टर खत्म हुआ। मैं ये स्ट्रीम को एंड कर कर तुरंत एक नया स्ट्रीम स्टार्ट करो, लेक्चर 8 का। ये लेक्चर 7 है शायद, तो लेक्चर 8 का स्ट्रीम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं जस्ट वेट फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स।